ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे जनगणना 2011 की जनगणना, और हमने देखा था कि इसके जो महापंजीयक थे वो सी चंद्रमौली थे और इसका जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका थी। और हमने इसका जो वाक्य देखा था वो देखा था कि हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य, ये इसका ध्येय वाक्य था। इसके बाद हमने काफ़ी और चीज़ें देखी थी कि ये 15वीं जनगणना है, और हमने ये देखा था कि इस अगर सदी की देखी जाए तो इस सदी की दूसरी जनगणना है ये। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना देखें तो 7वीं जनगणना ये हो रही थी। इसके बाद हमने ये भी कुछ देखा था कि सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे। फिर इसके बाद में 1881 से ये क्रमबद्ध रूप से गणना की जाती रही है 10-10 साल में। तो देखिए, उसी से संबंधित हमने यूपी का काफ़ी कंटेंट देखा था। इसमें से उसी के आगे हम कुछ कंटेंट देख रहे हैं। तो हमने देखिए जैसे कि देखा था कि यहाँ का जनघनत्व तो कितना है, यूपी का कितना है, कुछ हमने प्रश्न भी लिए थे। अब उसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें, हमारा जो प्रदेश है, प्रदेश में से जो जिले हैं, तो जिलों में किस तरह की स्थिति है उसके हिसाब से कंटेंट दिया गया है। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो इसका प्रश्न भी पूछा गया था, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। मैंने प्रश्न आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में। तो ये जनसंख्या का फ्रेंड्स दूसरा वीडियो है एक्चुअली, तो पहला वीडियो आप ज़रूर देख लें ताकि आप बेस से ही उसका कंटेंट देख पाएंगे। तो देखिए, इसमें से अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहला सबसे ज़्यादा जिसमें जनसंख्या है वो जिला है अपना प्रयागराज या इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ये क्रम है। पहला क्या है? इलाहाबाद या प्रयागराज, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है गाजियाबाद, और फिर आजमगढ़, और फिर लखनऊ। तो ये है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा से कम की ओर। इसके बाद न्यूनतम की अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो कब सबसे कम जनसंख्या में है महोबा, फिर इसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ये संख्या में मतलब कम से ज़्यादा की ओर सबसे कम किसकी है? महोबा की जनसंख्या है जिलों में। इसके बाद देखिए पुरुषों की जनसंख्या। अब हमें एक थोड़ा सा गेस लगा के भी चलना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या मान लीजिए कि इलाहाबाद की है जिलों में, तो वहाँ पर पुरुषों की भी जनसंख्या ज़्यादा होगी और महिलाओं की भी ज़्यादा होगी। तो और कुछ आंकड़े जो होंगे वो डिफरेंट करेंगे, उनको हम मतलब फोकस करते जाएंगे। बाकी इन चीज़ों में हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के मतलब गेस भी लगाना है कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं। इसके बाद देखिए सर्वाधिक महिला जनसंख्या की बात करें तो वही बात हो गई कि इलाहाबाद ही चूँकि ज़्यादा था तो इलाहाबाद। बाकी देखिए कुछ आंकड़े यहाँ के बदलते हैं तीसरे चौथे नंबर के, तो उन पे ज़्यादा फोकस हमें ना भी अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्य जो आंकड़े हैं उनके 4-5 तक करना ही पड़ेगा। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो इसका 5 नंबर तक हमें याद होना चाहिए। बाकी महिला जनसंख्या है या पुरुष जनसंख्या है, इसमें अगर हम पहला भी जानते हैं तो पहला दूसरा तक तो चल जाएगा। तो महिला जनसंख्या के बाद अगर देखें तो यहाँ पर इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, मुरादाबाद और लखनऊ, इस तरह से क्रम है इसका। 10 की वृद्धि, मतलब हमारा जो पूरा डिकेड है मतलब 10 साल है, तो 10 साल में जो वृद्धि रही सबसे ज़्यादा वो कहाँ की रही? तो वो रही है देखिए गौतम बुद्ध नगर की। फिर दूसरे नंबर में रही है गाजियाबाद, तीसरा श्रावस्ती, चौथा बहराइच और 5वां बलरामपुर। तो इस क्रम में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है फ्रेंड्स वो कहाँ पे हुई है? गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा रेट रहा यहाँ पर वृद्धि दर का रहा 10 की वृद्धि दर। न्यूनतम वृद्धि दर की अगर बात करें फ्रेंड्स तो कानपुर नगर में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई है। इसके बाद हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया है। अगर घनत्व की बात करें तो देखिए घनत्व आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे पर जो लोग रह रहे हैं एवरेज के हिसाब से, वही क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व होता है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? गाजियाबाद में, दूसरे नंबर पे वाराणसी, तीसरा लखनऊ और चौथा है संत रविदास नगर, 5वां है कानपुर नगर। तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व मतलब 1 किलोमीटर के दायरे पे जो सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं? गाजियाबाद में रह रहे हैं। ये जिलों के हिसाब से इसका कैलकुलेशन है। न्यूनतम की बात करें देखिए तो न्यूनतम में सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? ललितपुर का। फिर इसके बाद सोनभद्र का। अब देखिए ललितपुर और सोनभद्र, ये ललितपुर तो मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ है किससे? मध्य प्रदेश से। और सोनभद्र जो है ये
4 राज्यों को टच करता है। और इसमें से अगर देखें तो ये सबसे मतलब दक्षिण के ही दोनों जिले हैं। तो इस तरह से हमको याद रखना है कि जनघनत्व ललितपुर में सबसे कम, फिर इसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर इसके बाद महोबा और इसके बाद चित्रकूट। तो ये जनघनत्व में सबसे कम वाले हैं। साक्षरता की बात करें, देखिए महत्वपूर्ण है साक्षरता। तो साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है। यहाँ पर देखिए अभी हमने एक चीज़ और देखी थी, गौतम बुद्ध नगर में ही सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि भी हुई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि भी गौतम बुद्ध नगर में हुई है। और साक्षरता भी सबसे ज़्यादा कहाँ की रही है? गौतम बुद्ध नगर की रही है। दूसरे नंबर पे साक्षरता में कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद का नंबर रहा है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम यदि साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता में श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर आते हैं। तो श्रावस्ती जो है ये सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम साक्षरता दर यहाँ पर आकी गई है या अंकित की गई है। अब देखिए पुरुष और स्त्री जो साक्षरता है वो कम ज़्यादा तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे आप। इसका पहला नंबर ही याद करना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए ये महत्वपूर्ण है, अगर महिला साक्षरता की अगर बात करते हैं तो महिला साक्षरता में हमें ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे कानपुर है, दूसरे में लखनऊ है, फिर तीसरे में गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद औरैया और गाजियाबाद। तो मतलब कानपुर नगर जो है ये महिला साक्षरता में अपना पहला स्थान रखता है। और बाकी न्यूनतम साक्षरता में तो श्रावस्ती ही है। अब देखिए इसमें अगला कंटेंट जो है महत्वपूर्ण वो है लिंगानुपात का। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जौनपुर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जैसे ये जौन लिखते हैं ना हम, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी मात्रा लगाते हैं, है ना। इसके बाद और मात्राएं नहीं होती, जैसे आ से आप मात्राएं लिखना शुरू करें, आ बड़ा छोट इस तरह से, तो औ की मात्रा लगाएंगे, है ना, ये जौ औ जौनपुर। ठीक है, तो ये कहाँ देखिए, तो जौनपुर जो है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? लिंगानुपात है। इसके और क्रम में अगर आप देखें आप तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। तो इस प्रकार से जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात, अब देखिए गौतम बुद्ध नगर को हमने देखा 10 की वृद्धि में जाता है। इसके साथ हमने देखा कि उसकी एजुकेशन में जो वो स्थिति है सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ में यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात में भी गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक है। मतलब कि यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है। लिंगानुपात आप जानते हैं कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे 1000 पुरुष हैं, अगर उसमें 900 स्त्रियां हैं तो लिंगानुपात कितना हो गया? 900 हो गया। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि 943 भारत का और 912 उत्तर प्रदेश का है। वहीं अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात करें तो वहाँ पर मतलब इसका आंकड़ा बदल जाता है। तो इस प्रकार से मतलब कि ये कहें कि अलग अलग चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात में हमने देखा गौतम बुद्ध नगर क्या है कि न्यूनतम में है। फिर इसके बाद हमीरपुर और बागपत दोनों सेम है। फिर यहाँ पर देखिए कानपुर नगर, बांदा, मथुरा और औरैया। तो यहाँ आपको एक ही पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में देखिए कहाँ? बलरामपुर। इसको आप बलराम नाम से याद रख सकते हैं, बच्चों का नाम बलराम जैसे रख देते हैं ना। तो शिशु लिंगानुपात है ना, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो ज़्यादा है कहाँ का? बलरामपुर का। इसके बाद में न्यूनतम कहाँ का है? न्यूनतम है बागपत का। ठीक है, न्यूनतम कहाँ का है? बागपत का है। और देखिए ग्रामीण जनसंख्या, तो जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है वहीं पर ग्रामीण जनसंख्या भी है, मतलब कि इलाहाबाद में या प्रयागराज में। अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो भी देखिए गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो कई चीज़ों में हमें मिला। ठीक है, चाहे वो 10 की वृद्धि दर में हो या फिर लिंगानुपात में हो, या फिर यहाँ पर देखिए जो ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम जो स्थान रखता है वो भी यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हमें दिखाई देता है। और सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता की अगर बात करते हैं तो श्रावस्ती जो है सबसे मतलब ज़्यादा प्रतिशतता में अपनी भूमिका रखता है। तो इस प्रकार से अब देखिए कंटेंट तो बहुत है। आप वैसे ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको आप मतलब इसको रोक के वीडियो को पॉज करके आप इसका कंटेंट पूरा भी पढ़ सकते हैं। इसमें से मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बताता जाऊँगा ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। इस हिसाब से देखिए यहाँ पर और जो पॉइंट्स हैं कुछ हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर आप देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर देखें कि ऐसी जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है वो कौन सा है? सीतापुर,
फिर दूसरे नंबर पे इलाहाबाद, तीसरा हरदोई, आजमगढ़ और फिर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो इस प्रकार से सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये सीतापुर में है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पर है, यहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति है बागपत पे। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति सीतापुर में, न्यूनतम की बात करें तो बागपत हमें यहाँ पर मिलता है। सर्वाधिक प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो कौशाम्बी प्रतिशतता में क्या है कि सबसे ज़्यादा है। हालांकि प्रतिशतता उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप अगर सिर्फ इतना याद रखें कि सीतापुर, ठीक है, सीतापुर जो है यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति है और बागपत में सबसे कम है, इतना ही पर्याप्त होगा। इसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो सोनभद्र पे है, क्योंकि सोनभद्र जिला जो है वो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश और 4 मतलब स्टेट्स को वैसे वो टच करता है। तो वहीं पर ये सोनभद्र जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और फिर ललितपुर है। और न्यूनतम की अगर बात करें तो देखिए न्यूनतम में भी यहाँ पर बागपत है। वहाँ पर बागपत हमने एससी में देखा था, वो भी बागपत, और एसटी जो लोग रहते हैं वो भी बागपत में न्यूनतम मात्रा में रहते हैं। इसे हमें यहाँ पर ध्यान करके रखना है। और प्रतिशतता के हिसाब से भी सोनभद्र ही यहाँ पर ज़्यादा अपनी मात्रा रखता है। अब देखिए कुछ चीज़ें ये देखते हैं कि 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या का क्या आंकड़ा रहा। तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि हमारे प्रदेश में जो जनसंख्या है उसका 15.4% जो है वो यहाँ पर क्या है, बच्चे हैं, मतलब 0 से 6 वर्ष। ये जनगणना 2011 का कैलकुलेशन है, उसके आंकड़े हैं। और अगर हम पूरे देश का देखते हैं तो पूरे देश में जो जनसंख्या है उसमें से 13.6% 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। लेकिन हमारा जो उत्तर प्रदेश है इससे भी ज़्यादा मात्रा रखता है बच्चों की, वो कितनी है, 15.4। अब देखिए जो बच्चे उस समय मतलब कि 0 से 6 साल के रहे होंगे वो 10 साल में युवक हो गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नवयुवकों की जो संख्या है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है काफ़ी। इस तरह से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए शिशु जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उस समय भी इलाहाबाद ही सबसे नंबर 1 पे था। और अगर यहाँ पर बच्चों के हिसाब से कम के हिसाब से देखेंगे कहाँ कम थे तो महोबा में कम थे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ थे, इलाहाबाद में थे। 10 की वृद्धि की बात करें तो देखिए 10 की वृद्धि मतलब कि एक डिकेट मतलब एक 10 साल में परसेंटेज कितना बढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश का जो परसेंट है वो 20.2% बढ़ा है 10 की वृद्धि दर। वहीं अगर हम वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.85% इतने हम वार्षिक दृष्टि से बढ़े हैं। और 20.2% के हिसाब से हम बढ़े हैं, किसमें से, डिकेट में, पूरे दशक में बढ़े हैं। और 10 की वृद्धि अगर हम पूरे अपने देश की देखते हैं तो ये 17.7 है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर है, वो जो हमारा पूरा देश है उसकी 10 की वृद्धि दर से अधिक है। लेकिन पिछले हिसाब से देखते हैं तो पिछले हिसाब से काफ़ी हमें गिरावट भी इसमें नज़र आती है। अब देखिए यहाँ पर 10 की वृद्धि दर का जो यहाँ पे आंकड़ा दिया है तो हमने अभी देखा था कि गौतम बुद्ध नगर जो है वो 10 की वृद्धि दर में सबसे आगे है। और इसकी वृद्धि दर देखिए कितनी है, ये है 49.1%। गाजियाबाद जो है वो 41.3% की वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़ा वैसे हम चाहे तो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं कि 49% मतलब लगभग 50% जनसंख्या एक डिकेड में, एक दशक में गौतम बुद्ध नगर की बढ़ी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ही थोड़ा सा आंकड़ा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और कम के हिसाब से देखिए जो कानपुर नगर था उसमें से 9.9% की ही वृद्धि हुई है। तो कम के हिसाब से, क्योंकि सबसे कम वृद्धि दर कहाँ हुई थी, कानपुर में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई थी दशक में, कहाँ था, गौतम बुद्ध नगर में। जनसंख्या घनत्व तो आप जानते हैं, जनसंख्या घनत्व तो मतलब कि वही हमने देखा कि जो कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व तो है। और 829 ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। 829 उत्तर प्रदेश की क्या है, जनघनत्व है। और वहीं अगर देश की बात करें तो 382 देश का जनघनत्व है। तो ये हम थोड़ा सा देख सकते हैं। तो जनघनत्व यहाँ का देखिए ज़्यादा है ना, अपेक्षाकृत, कहाँ से, मतलब पूरे देश से। और हमने ये भी देखा था कि सबसे ज़्यादा गाजियाबाद का जनघनत्व है, तो वहाँ पर ये 3971 लोग, मतलब 3971 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये है थोड़ा सा। इसके बाद देखिए कुछ और आंकड़े यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये वही आंकड़े दिए गए हैं, इसमें से बस हमें
उतना ही ठीक था। देखिए लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात में जैसा हमने देखा था कि ये 912 लिंगानुपात है अपना यहाँ का, और बाकी वहाँ का पूरे देश का जो है वो 943 लिंगानुपात है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ ये देखिए, अगर यहाँ पर वृद्धि के हिसाब से देखें तो जो हमने जनगणना की जैसे 61 में की, 71 में की, मतलब 1971, 1961, 81, 1991, 2001 और 2011, तो इसमें से देखिए अगर यहाँ पर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर जो ये नज़र आ रहा है ये 912, ये आंकड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब लिंगानुपात इस समय 2011 का काफ़ी ज़्यादा है पिछले दशकों की अपेक्षा। और इसके बाद देखिए शिशु लिंगानुपात ये 902 है, ठीक है, बच्चों का जो लिंगानुपात है यहाँ पर 902 है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके बाद में ये वही आंकड़े देखिए यहाँ पर और भी हमें समेकित करके दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा आंकड़ों को हमें उस तरह से नहीं देखना। देखिए साक्षरता के हिसाब से देखें तो साक्षरता के लिए कल भी हमने चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता है वो है 67.7 और मतलब हमने चर्चा की थी कि इससे अगर हम 10% ऊपर जाते हैं तो वो पुरुषों का निकल आता है, 10% नीचे जाते हैं तो महिलाओं का निकल आता है। बस उसमें से थोड़ा सा अंतर होता है पॉइंट्स में। तो ये आप मोटा मोटा एक आइडिया मतलब लगा सकते हैं इस प्रकार से, तो ये हमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए 67.7 उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है। और अगर हम बात करते हैं वहीं अगर ये पूरे देश की बात करें तो 73%, ठीक है, 73% जो है ये पूरे देश की अपनी साक्षरता है। तो ये थोड़ा सा वो था, बाकी हमने वहाँ साक्षरता और उसके हिसाब से देखिए उसका देख लिया परसेंटेज, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपको उतने ही आंकड़े बताने की कोशिश करूंगा जितना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, नगरीकरण थोड़ा सा देखते हैं। देखिए नगरीकरण क्या है कि मतलब कि लोगों का नगरों में रहना, सीधी सी बात, वो नगरीकरण है। तो नगरों में यहाँ के जो लोग हैं वो कितने रह रहे हैं, तो देखिए 22.3%। तो 22.3% जो लोग हैं वो नगरों में रह रहे हैं, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। तो ये हमें याद रखना है। बाकी और जो है तो बाकी जो बची हुई जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या हो गई, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो गई, 77.7%। ये जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है, और हमने देखा वहाँ पर कि बाकी वो नगरीय जनसंख्या हो गई। तो ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं आंकड़े फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए और अगर कोई महत्वपूर्ण आंकड़े हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अनुसूचित जाति का देखिए वो कि अनुसूचित जाति कितने हैं, तो देखिए हम अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो है वो अनुसूचित जाति क्या है कि पूरा 16.6% है। ये पूरे देश का कैलकुलेशन है। लेकिन अगर वहीं हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितने हैं, पूरी जनसंख्या में 20.7%। याद रखना है कि 20.7% अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर पूरी देश की जनसंख्या के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो 16.6% हैं पूरे देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं। और बाकी हमने देख ही लिया ये आंकड़े जो भी हैं, तो इस तरह से। और इसमें से और अगर आंकड़े देखिए अनुसूचित जनजाति का हमने देखा था कि जो है वो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा लोग हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के। और तो देखिए अनुसूचित जनजाति के जो कि सोनभद्र में ज़्यादा हैं। और इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन और उसके हिसाब से कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरी, उस जनसंख्या से में मात्र 0.6% है ना, 0.6% ओनली यहाँ पर एसटी के लोग रहते हैं। ये पूरी जनसंख्या के हिसाब से है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 8.6%, पूरे भारत में 8.6%। और अपने यहाँ पर मात्र पूरे कितना 0.6% लोग यहाँ पर एसटी लोग हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ का कैलकुलेशन था। और अब देखिए ये इसके बाद में जो भी क्रम से वीडियो रहेगा हम आपको देते रहेंगे। बाकी इसको पॉज करके आप कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं यदि महत्वपूर्ण आपको लगे। बाकी मुझे जो महत्वपूर्ण लगता था फ्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और देखिए ये आंकड़े हैं, आप इनको अगर सुनेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएंगे, आपके काम में आएंगे। इतना ही मेरा प्रयास है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।